गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इससे आगे के हम क्वेश्चन करा चुके हैं अगली वीडियो में। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने वो उस वीडियो को तो ज़रूर देख लें जाके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, खगोलविद ब्राह्मण और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये हिस्सा थे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के हिस्सा थे। थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है, खगोलविद ब्राह्मण और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कवि कालिदास और ब्राह्मण के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकपर्व, छपड़क, शंकु, बररुचि और बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। तो डिटेल में देखेंगे इसको। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा का ये सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार आदि प्रमुख रचनाएं उनकी हैं। ठीक है, इतनी रचनाएं हैं। क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो ये थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त। देखेंगे इसका आंसर, गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं बाकाट नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इसमें कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्न में सभी नाम से जाना जाता है इसके अलावा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा जाके डी, समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था, बाकी विष्णुगुप्त कहा गया, चाणक्य कहा गया, कौटिल्य कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थोड़ा इसका डिटेल में जानेंगे। डिटेल में कहा गया है, कौटिल्य और चाणक्य विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिगत वाचक विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, गोत्र नाम कौटिल्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब आते हैं हर्षवर्धन से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर्षवर्धन काल जो दिया गया है इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा गया है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का था। कहाँ का? थानेश्वर का। डिटेल में देखेंगे इसको कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेंग सांग भारत आया था। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि हर्षवर्धन, इसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन ने 5 अंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सी 5 अंडीज थी? तो इनमें से 5 अंडीज जो थी वो थी पंजाब थी, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हर्ष शासनकाल में 5 अंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, जिनमें से सम्मिलित हैं जैसे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन डिटेल में देखें। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि और गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबार कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित्र भी थी, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका था ये तीसरा। क्वेश्चन चौथा देखेंगे। अब हाँ, राजपूत काल बनेंगे, यानी फिर स्टार्ट पहले से हो जाएगा। राजपूत काल से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से अब इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये था तमिल साहित्य। कौन सा? तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल में देखेंगे कि प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य काल संगम तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है हम्पी में है। कहाँ पर? हम्पी में स्थित है।
डिटेल में देखेंगे इसमें। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसका, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन डिटेल इसकी देखते हैं। डिटेल में कहा गया, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोंड की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करा था। अगला क्वेश्चन दिया गया इसका चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ठीक है ना, तो इसको कहा जाता था पल्ली छदनम। क्या कहा जाता? पल्ली छदनम, ऑप्शन नंबर सी। और डिटेल में देखेंगे कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभा को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छदनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्ला बनगाई बेल्लम कहा जाता था। स्कूलों में विद्यालय आदि व्यवस्था के लिए दी जाने वाली भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ब्राह्मण को दान दी जाने वाली भूमि को ब्राह्मदेह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का पहला संस्थापक था गोपाल। कौन सा था? गोपाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन दिया गया है पाल वंश का संस्थापक। देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। यह बौद्ध मत अनुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल पूर्वी हिस्से से संबंधित है। डिटेल में देखेंगे इसको कि पाल साम्राज्य भारत से पूर्व हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 देते हैं, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो ये तोमर वंश का था। किसका? तोमर वंश का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन यहाँ से फिर अब यहाँ ये आगे जाके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्राचीन भारत विविध से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, तो विविध को जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला डिटेल देखेंगे, तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र है, विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्बी का संबंध तक्षशिला से ही था। ठीक है। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में नव पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। तो इसमें देखेंगे डिटेल में कि भारत में नव पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका मिलती हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पदस्थाई में स्थित हैं। यूनेस्को में विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र अयोध्या विदिशा शहर में सम्मिलित थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये वंश पूछ रहा है कौन सा वंश था? तो ये था शुंग राजवंश। कौन सा था? शुंग राजवंश। डिटेल में देखेंगे इसमें कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम साम्राज्य देवभूति था। शुंग वंश के समय ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ठीक है। अब ये मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया गया है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है। आज हम इतना रखते हैं।